नमस्कार बच्चों, मैं सुधा गुप्ता फ्रॉम रघु इंटरनेशनल स्कूल। आज हम लेकर आए हैं व्याकरण में समास। अब समास के बारे में आप जैसे जानते हैं, आप पहले भी कक्षाओं में समास के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसका वापस से रिवीजन करते हैं। समास क्या होते हैं? तो समास की परिभाषा अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। दूसरे अर्थ में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। जैसा कि आप जानते हो, दो या अधिक शब्दों या मतलब शब्द हों या पद हों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं, और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। जैसा कि ये मैं बताती हूँ आपको, समास दो शब्दों से एक नया जो शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे इसी के साथ में कि समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? समस्त पद जो होते हैं उसमें कितने पद होते हैं? दो पद। एक तो पूर्व पद होता है तथा एक उत्तर पद होता है। पहले वाले पद को पूर्व पद कहा जाता है। मतलब जो समास जब हम बनाते हैं तो दो पद होते हैं हमारे पास, एक तो पूर्व पद और तथा एक उत्तर पद होता है। और जो पहले वाला समास होता है, जो पहले वाला पद होता है वो पूर्व पद कहलाता है, और बाद वाला जो पद होता है वो उत्तर पद कहलाता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, जैसे हम कुछ उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। पूजा घर। अब पूजा घर क्या है? समस्त पद है, मतलब एक पूरा का पूरा, मतलब ये हमारा पूरा बना हुआ एक समस्त पद है। अब हम इसको अगर डिवाइड करते हैं, अब इसको हम अलग अलग करते हैं, तो पूजा प्लस घर। अब पूजा क्या है? हमारा पूर्व पद हो गया, वो घर क्या हो गया? हमारा उत्तर पद। अब इन दोनों को हम जोड़कर एक नया शब्द बनाएंगे, वो हो जाएगा हमारा पूजा घर। लेकिन जब हम इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह, मतलब इसका विग्रह क्या है? अब पूजा घर तो है, अब इसके लिए क्या विग्रह करेंगे? तो पूजा के लिए घर क्या होगा हमारा? पूजा के लिए घर। इसीलिए तो हम पूजा घर बोलेंगे। आज हमारे यहाँ कोई मिलने के लिए आता है या कुछ करने के लिए आता है, जब हम उसको अपने घर के हर कोने को से अवगत कराते हैं, जैसे हमने बोला रसोई घर, ये हमारा रसोई घर है, तो इसके लिए क्या है? इसका जब हम विग्रह करेंगे तो उसका होगा हम ये रसोई के लिए घर, मतलब खाना बनाने का स्थान है ऐसा। अब राजपुत्र क्या हो गया? हमारा समस्त पद हो गया। अब इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो राजा प्लस पुत्र दोनों से मिलके हमारा क्या बना? एक समस्त पद बना है राजपुत्र। अब इसका अगर हम विग्रह करेंगे, अब जैसे राजपुत्र कौन होता है? राजा का पुत्र राजपुत्र होता है, तो इसी हमें ये हमारा समास विग्रह हो गया, मतलब हमने इसका खंडन कर दिया। अब समास के कितने भेद होते हैं? अब आप इसके लिए आपको जानना जरूरी है समास के कितने भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। इसके लिए मैं एक सूत्र बताती हूँ, इससे अगर आप ये सूत्र याद कर लोगे तो आप भूलोगे नहीं। क्या है वो? अब तक दादा। अब तक दादा में आपके पूरे 6 समास आ जाते हैं। अगर आपको ऐसे याद नहीं होते हैं तो आप ऐसे याद कर सकते हो, आपके 6 समास इसमें आ जाएंगे अब तक दादा में। अब देखिए समास के मुख्य भेद। अव्ययी भाव समास, आ से क्या बनेगा आपका? अव्ययी भाव समास। और आपका फिर अब बा से क्या बनेगा? अव्ययी भाव समास के बाद आपका बा से ता से बनेगा तत्पुरुष समास, ठीक है। और आपका इसके बाद क्या बनेगा? कर्मधारय समास, दी से दिगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब तक दादा से आपके सारे ये समास बन जाएंगे। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, सबसे फर्स्ट वाला है जो हमारा, वह है अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास का लक्षण है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक या समास पद अवयव हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब सबसे सरल शब्दों में जिस समास का पहला पद, पूर्व पद, अवयव तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास
कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास सबसे पहला इसका एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं प्रतिदिन। तो प्रतिदिन का मतलब क्या क्या होता है, दिन दिन, मतलब रोज रोज हम जो कार्य करते हैं। अब उसमें क्या पहला पद भी हमारा क्या है, अवयव है, क्योंकि हम इसको बदल ही नहीं सकते, नहीं बदल सकते ना, प्रतिदिन। तो दिन दिन प्रतिदिन होगा। अब यथाविधि, अब यथाविधि का मतलब होता है विधि के अनुसार। तो ये भी हमारा अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि यहाँ पर पहला पद क्या होगा, हमारा अव्यय होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट समझते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर का कौन सा है हमारा समास, सेकंड नंबर का समास है हमारा कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास क्या होता है, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर मतलब बाद वाला। अभी हमने कौन सा पढ़ा था, अव्ययी भाव में प्रथम पद हो प्रधान, और यहाँ पर हमारा कौन सा है, उत्तर पद मतलब बाद वाला। जैसे हमने पढ़ा था ना पूर्व पद और उत्तर पद, तो हमारा ये उत्तर पद है। उत्तर पद मतलब बाद वाला जो पद आएगा वो हमारा प्रधान रहेगा। जैसे अब हम इसमें क्या बताया जाएगा, विशेषण, विशेष से संबंध कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें उपमेय उपमान, किसी भी चीज से उपमेय उपमान दी जाएगी वह है। अब इसका सीधा एक है नवयुवक, नव है जो युवक, तो ये हमारा कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। पीतांबर, पीत है जो अंबर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा यहाँ पर। अब है हमारा तत्पुरुष समास, जो हमारा थर्ड समास है वो है तत्पुरुष समास। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान, इसमें भी कौन सा पद प्रधान होगा, उत्तर पद मतलब जो बाद वाला, तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता। आपने जैसे कारक पढ़े होंगे, कारक पढ़े हैं ना आप सभी ने, कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो उन्हीं कारक पे ही हमारा तत्पुरुष समास टिका हुआ है। तत्पुरुष समास के भी पूरे 6 कारक के ही नाम होते हैं। जैसे आपने देखा तुलसी कृत, तुलसी कृत मतलब तुलसी से कृत मतलब तुलसी के द्वारा रचित। अब इसमें हमारा से कारक है, आपको पता है, तो यहाँ पर से लुप्त हो गया, मतलब ये कारक हट गया तो तुलसी कृत हो गया। शराहत, सराहत मतलब सर से आहत। राह खर्च, राह के लिए खर्च, तो इसके लिए हमारा कारक में आएगा, आप चेक कर सकते हैं, राजा का कुमार मतलब राजकुमार। अब तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। ठीक है, अब हमारा जो फोर्थ वाला है वो है द्विगु समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक, पूर्व पद मतलब आपने पढ़ा पूर्व पद और उत्तर पद 2 पद है, तो इसमें पूर्व पद जो प्रथम पद होगा वो हमारा कैसा होगा, संख्यावाचक होगा। मतलब वहां पर संख्या का हमें बोध होगा, तो वहां पर हमारा द्विगु समास होगा। अब द्विगु समास में क्या होगा, जैसे पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा होता है। जैसे सप्त सिंधु मतलब 7 सिंधुओं का समूह। दोपहर, आपने देखा दोपहर, दोपहर मतलब पहला पद हमारा कौन सा आ रहा, संख्यावाचक, दोपहरों का समूह। ठीक है, अब इसी तरह द्वंद्व समास होगा। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे आप रात दिन, तो हम क्या लिखेंगे, रात और दिन। सुख दुख, तो हम क्या लिखेंगे, सुख और दुख। अब इसी तरह माता पिता, माता और पिता, वो बीच में इनके देश लगा होता है, जिससे हम पहचान सकते हैं ये द्वंद्व समास होता है। अब यह बहुवीर्य समास, इसके बाद कौन सा समास आता है आपका, बहुवीर्य समास। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे बहुवीर्य समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद की प्रधानता हो वह बहुवीर्य समास कहलाता है। जैसे दशानन, 10 मुंह वाला रावण। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुवीर्य समास होता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थ है शिव। यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव का संकेत किया है, इसीलिए बहुवीर्य समास है। इस समास के समासगत पदों में कोई भी प्रधानता नहीं होता, बल्कि पूरा समस्त पद ही किसी अन्य पद पर विशेषण होता है। तो यहाँ पर अब ये थे आपके समास।
जिसके बारे में मैंने आपको समझाया है। तो जय हिंद, जय भारत।